आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ये जो यहाँ पर अगर हम बात करें आचार्य चाणक्य की या कौटिल्य की या विष्णुगुप्त, जो भी कहें आप उन्हें, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि आचार्य चाणक्य आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ठीक है, एथिक्स, प्री, फिर मेंस और इंटरव्यू, और अगर हम इससे एक कदम आगे बढ़ जाएं तो हमारा जो डेली लाइफ है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनमें आचार्य चाणक्य की जो नीतियां हैं, जो शिक्षाएं हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो आप जिस भी रूप में देखें, आचार्य चाणक्य आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इनको आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। देखिए, आचार्य चाणक्य जो हैं, इन्हीं का एक नाम विष्णुगुप्त है और इन्हीं का नाम कौटिल्य है। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए आचार्य चाणक्य कहा जाए तो भी यही है, विष्णुगुप्त यही हैं, कौटिल्य यही हैं। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो विष्णुगुप्त हैं, अगर आपके पेपर में कौटिल्य या चाणक्य आता है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप जैसे मान लीजिए एग्जाम में आया कौटिल्य, आप बता सकते हैं अन्य नाम विष्णुगुप्त, चाणक्य। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है विष्णुगुप्त, तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड है, क्योंकि इस कंडीशन में आप ये निर्धारित नहीं कर सकते कि ये विष्णुगुप्त जो हैं वो आचार्य चाणक्य ही हैं या कोई और विष्णुगुप्त हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस बात को आप पहले ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक तो विष्णुगुप्त कौन है जो फेमस है, आचार्य चाणक्य या कौटिल्य हैं, और एक कौन है, बोलिए जल्दी से, गुप्त वंश के अंतिम शासक, बिल्कुल। तो एक आंसर आपका ये भी होता है, लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्त वंश के अंतिम शासक के रूप में भी विष्णुगुप्त को जाना जाता है। तो विष्णुगुप्त आएगा तो आपको आचार्य चाणक्य को भी थोड़ा सा बताना है, और आपको बताना है कि एक अन्य विष्णुगुप्त कौन है, गुप्त वंश के अंतिम शासक हैं। और ये इसलिए भी फेमस हैं क्योंकि इनके समय में सबसे अशुद्ध सोने के सिक्के चलाए गए थे। कैसे? सबसे अशुद्ध सोने के सिक्के जो हैं वो इनके समय में चलाए गए थे। किसके समय में बेटा? विष्णुगुप्त के समय में। तो मैक्सिमम इम्प्योर गोल्ड कॉइन जो है वो विष्णुगुप्त के समय चलाए गए थे। जब ये ऑप्शन नहीं होता है तो आंसर स्कंदगुप्त होता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, जैसे आपको मैं बताऊं, ये क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली, जैसे यूजीसी नेट जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम होता है उसमें पूछा था कि निम्न में से किस शासक ने सर्वाधिक अशुद्ध सोने के सिक्के चलाए। एक ऑप्शन स्कंदगुप्त भी था और विष्णुगुप्त भी था। मैक्सिमम लोगों ने स्कंदगुप्त लगाया था, जबकि आंसर सही था विष्णुगुप्त। अगर ये विष्णुगुप्त नहीं है ऑप्शन में, ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन आए निम्न में से किसके समय सर्वाधिक अशुद्ध सोने के सिक्के, अब विष्णुगुप्त है नहीं, तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा उस कंडीशन में? स्कंदगुप्त सही हो जाएगा। मतलब पहली कैटेगरी के ये हैं, ये नहीं है, तो इनके बाद जो अशुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे वो स्कंदगुप्त ने चलाए थे। और एक और बात जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि ये जो गुप्त वंश है, इन्हीं के समय में सर्वाधिक सोने के सिक्के रिलीज किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखो ऐसे समझो, जिस समय ज्यादा क्वांटिटी में कोई चीज हो जाती है तो क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो बस ऐसा ही था कि गुप्त वंश के समय में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए, इसीलिए सर्वाधिक अशुद्ध सोने के सिक्के भी गुप्त वंश के समय में या गुप्ता डायनेस्टी के समय में किए गए थे। और वो किसके समय में किए गए थे? विष्णुगुप्त के समय में किए गए थे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अगर विष्णुगुप्त आता है तो आपको आचार्य चाणक्य और गुप्त वंश के अंतिम शासक दोनों तरीके से प्रश्न को करना होगा। और अगर चाणक्य कौटिल्य आता है तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ठीक है, अब दूसरी बात कि इन्हें हम क्या कहते हैं? मैकियावेली भी कहते हैं इन्हें, मैकियावेली ऑफ इंडिया।
या भारत के मैकियावेली? तो आचार्य चाणक्य को ही मैकियावेली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिस तरीके से मैकियावेली की बुक है द प्रिंस, उसी तरीके की आचार्य चाणक्य की बुक कौन सी है? नहीं, ये बुक नहीं है इनकी। हाँ, वेरी गुड, अब ठीक है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र जो है इनकी सबसे महत्वपूर्ण बुक है, और इसमें इन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, जैसे राजनीति विज्ञान पर है, ये प्रशासन से जानकारी मिलती है। ऐसे ही मैकियावेली की द प्रिंस नामक बुक है, जिससे हमें इसी तरीके की जानकारी मिलती है। इसीलिए आचार्य चाणक्य को क्या कहा जाता है? मैकियावेली ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, एक और प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मराठा मैकियावेली किसे कहा जाता है? बताया है हमने आप लोगों को, बताइए। जैसे ये तो है मैकियावेली ऑफ इंडिया आचार्य चाणक्य, और एक थे मराठा मैकियावेली। तो जो मराठाओं के मैकियावेली हैं, क्या मराठा मैकियावेली, तो मराठा मैकियावेली कौन है? बताइए। नाना फडणवीस। ठीक है, तो नाना फडणवीस जो हैं, इन्हें मराठाओं का मैकियावेली। देखिए ऐसे समझिए, ये लोग मैकियावेली, आचार्य चाणक्य और नाना फडणवीस, ये बहुत अच्छे डिप्लोमेट कहलाते हैं। ठीक है, तो मराठाओं को डिप्लोमेसी सिखाने में और मराठाओं को फिर से एक अच्छी पावर बनाने में किसका योगदान था? नाना फडणवीस का था, इसीलिए इन्हें मराठाओं का मैकियावेली कहा जाता है। एक मैकियावेली हैं जिनकी बुक द प्रिंस है, और एक हैं आचार्य चाणक्य। अब देखिए क्या था इनके पीछे की कहानी, उसको समझिए। आचार्य चाणक्य ने तक्षशिला, तक्षशिला जानते हैं कहाँ पर है? तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में स्थित है ये वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय। उस समय पाकिस्तान का एरिया भारत में होता था। तो आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय से ही शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने। ठीक है, और उसी में ये आचार्य भी रहे हैं, और इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार और उनके बेटे अशोक। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की है। प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक था तक्षशिला विश्वविद्यालय। और कभी भी आपसे प्रश्न आता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो आपको आंसर करना है अज्ञात, अननोन। आचार्य चाणक्य लगा देते हैं कई लोग, तो इन्होंने नहीं की थी। जैसे एक नालंदा विश्वविद्यालय बहुत फेमस है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की है। एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, नालंदा की धर्मपाल ने की है। गर्दन हिला रहे हो? और आप, मैं ऐसे ही कभी कभी बोल देता हूँ जान मान के कि पता तो चले। हाँ ना, नालंदा की कुमारगुप्त ने की है। ठीक है, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की है। ये बहुत आते हैं क्वेश्चन। एक है नालंदा, तो नालंदा के फाउंडर कौन है? गुप्त वंश के शासक हैं कुमार गुप्त। और एक है आपका विक्रमशिला विश्वविद्यालय, कौन सा? विक्रमशिला। विक्रमशिला के जो संस्थापक हैं वो हैं धर्मपाल। कौन से शासक हैं? धर्मपाल। पाल वंश के धर्मपाल हैं विक्रमशिला के। जबकि नालंदा जो बिहार में स्थित है, इसके संस्थापक कौन है? कुमारगुप्त हैं। ठीक है, गुप्त शासक थे। जबकि तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसी ने नहीं की। मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने बनाया नहीं, किसी ने कुछ ना कुछ तो योगदान दिया ही होगा। लेकिन जब फाउंडर या किसकी बात करते हैं हम कि इसका संस्थापक किसे माना जाता है, फाउंडर किसे माना जाता है, तो आंसर में आपको क्या करना है कि अननोन या अज्ञात है। किसी को भी इसका फाउंडर ऐसा डायरेक्टली नहीं माना गया है। तो तक्षशिला में आचार्य थे, तक्षशिला से ही ये पढ़े लिखे। इनके समय में क्या होता है, तो इनकी लाइफ में जो एक घटना घटी थी वो थी सिकंदर का आक्रमण और धनानंद के दरबार में जाना। किसके दरबार में जाना? तो आचार्य चाणक्य जो थे ये चाहते थे अखंड भारत। अगर आपसे पूछा जाए व्यक्ति के रूप में अखंड भारत की अवधारणा को किसने सबसे पहले बात की, तो आचार्य चाणक्य ने बात की थी। और शासक के रूप में अखंड भारत की बात की जाए तो इनके शिष्य कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो अखंड भारत का निर्माण किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। तो जब
सिकंदर या अलेक्जेंडर भारत पर आक्रमण कर रहा था, लगातार वो जीतता चला आ रहा था, जो भी राज्य उसके बीच में आते थे वो उन्हें पूरे तरीके से नष्ट कर देता था। इस चिंता के कारण आचार्य चाणक्य मगध के शासक धनानंद, इसी को घनानंद भी कहते हैं, तो धनानंद या घनानंद के पास जाते हैं। जब ये इनके पास पहुंचते हैं तो वो समझाते हैं कि आप एक काम करिए कि बाकी राजाओं के साथ मिलकर एक संघ बनाइए और उस संघ के माध्यम से आप सिकंदर को युद्ध में पराजित कर दीजिए, जिससे कि सिकंदर भारत पर कब्जा ना कर पाए। उनका बेसिक कंसर्न ये था, लेकिन धनानंद थोड़ा पागल व्यक्ति था, तो जब इनके पास ये गए तो उसने कहा और ब्राह्मण मांग ले, तू भी धनानंद को लूट ले, सब लूटने आते हैं, मांग क्या चाहता है। मतलब उनकी बात तो सुनी नहीं, धनानंद ने आचार्य चाणक्य की भयानक बेइज्जती कर दी। अब चूंकि ये विद्वान व्यक्ति थे तो इस तरीके की बेइज्जती सहन करने वाले नहीं थे, तभी आचार्य चाणक्य ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं तुझसे कुछ भी लेने नहीं आया हूं, अगर सामर्थ होगी तो मैं अपना जीवन यापन खुद से कर लूंगा और मैं तुझ जैसे शासक को सत्ता से हटा दूंगा। अब धनानंद भी गुस्से में और आचार्य चाणक्य तो गुस्से में थे ही इस बेइज्जती के बदले। फिर उन्हें मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य एक किसी व्यक्ति के पास, बहेलिये के पास थे, तो उनको खरीदा और फिर उन्हें शिक्षा दी। कहाँ पर? तक्षशिला में ले जाके उन्हें शिक्षा देते हैं और आचार्य चाणक्य के ही सहयोग से उनकी बुक जो अर्थशास्त्र थी उसमें बताए सिद्धांतों का पालन करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के सहयोग से धनानंद को पराजित किया, नंद वंश को समाप्त किया और यहाँ पर किस वंश की स्थापना की? मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो ये तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था आचार्य चाणक्य का। अब इनकी जो महत्वपूर्ण बुक है वो है अर्थशास्त्र। कौन सी बुक है इनकी? अर्थशास्त्र। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थशास्त्र किसकी बुक है, तो आचार्य चाणक्य की बुक है। और अर्थशास्त्र को मेनली हम किसकी बुक मानते हैं? तो राजनीति। ठीक है, ऐसे तो अर्थव्यवस्था का भी वर्णन उसमें है, लेकिन मेनली ये पॉलिटिकल साइंस या राजनीति शास्त्र की ये बुक है। इसमें बहुत सारी चीजों का वर्णन दिया गया है और इसी बुक में इन्होंने अपना मंडल सिद्धांत दिया। क्या दिया? मंडल सिद्धांत। और एक है सप्तांग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सप्तांग सिद्धांत। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मंडल सिद्धांत किसने दिया? आचार्य चाणक्य का है। सप्तांग सिद्धांत किसने दिया? ये भी आचार्य चाणक्य का है। और सप्तांग सिद्धांत का यहाँ पर मतलब है बेटा कि उन्होंने राज्य के 7 महत्वपूर्ण अंग या 7 पार्ट ऑफ द स्टेट बताए हैं, यही है उनका सप्तांग सिद्धांत। इसको हमें अलग से भी अच्छे से पढ़ना है, तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो किससे संबंधित हैं? आपकी आचार्य चाणक्य और उनसे संबंधित हैं। फिर एक प्रश्न आता है, अब आचार्य चाणक्य आएगा तो आप क्या क्या लिख सकते हैं? अन्य नाम: विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु। ठीक है, इनकी बुक अर्थशास्त्र, इनके महत्वपूर्ण सिद्धांत मंडल सिद्धांत और सप्तांग सिद्धांत। इतनी बातें आप आराम से बता सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। फिर एक प्रश्न आया है अर्थशास्त्र, बिल्कुल ये जरूर डालिएगा कि मैकियावेली ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। अब एक प्रश्न आया है आपका अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र लिखेंगे तो फिर किसकी बुक है? राजनीति विज्ञान से संबंधित बुक है। लेखक कौन है? आचार्य चाणक्य इसके लेखक हैं। अब क्या इसमें? ठीक है, तो प्रशासन के सिद्धांत इसमें दिए गए हैं। फिर आप बता देंगे मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, चाणक्य नीति, ये सारी बातें आपको किस में मिल जाएंगी? अर्थशास्त्र में मिल जाएंगी। लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं आता है ये, अब थोड़ा वो एक कदम आगे बढ़ जाता है। फिर वो पूछता है कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है, कितने प्रकरण है? ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। हाँ, अब बोलिए कोई कि अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण और कितने प्रकरणों का वर्णन किया गया है और कितने चैप्टर हैं इसमें? चलो एक और क्वेश्चन बढ़ा देते हैं। अब तीनों बता देंगे तो फिर पूछ लेंगे श्लोक कितने हैं। चलिए बोलिए जल्दी से लाइव में। ठीक है, तो जब आप इस बुक को लिखेंगे या इसके बारे में एग्जाम में लिखेंगे तो आपको अधिकरण प्रकरण इन दो की बात जरूर करनी है।
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में भी डायरेक्टली पूछे गए। तो होता क्या है, एग्जामिनर जो पूछने की टेंडेंसी रखता है वो कॉपी में देखने की टेंडेंसी भी रखता है। और ये डायरेक्ट भी पूछा गया है कि कितने अधिकरण है। अला ये 3 मार्कर क्वेश्चन था, अब तो 2 मार्कर हो गए हैं, तो 2 मार्कर में पूछ लेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आए हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो अभी हम लोग अर्थशास्त्र पे बात करेंगे, तब तक आप लोग अगर किसी को बताना है तो बता दीजिए। देखिए ये सब बातें हमने कर ली जल्दी जल्दी, अब मैं आपको, ठीक, ठीक है। तो वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, प्रसिद्ध नाम कौटिल्य चाणक्य था। इन्हें ड्रोमिन, असाल, वात्स्यायन, ठीक है, मैकियावेली ऑफ इंडिया और यथार्थवादी विचारक कहा जाता है। तो रियलिस्टिक थिंकर के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो ड्रोमिन, असाल, वात्स्यायन, वात्स्यायन मत कर देना, नहीं तो पता चले पूरी कहानी बदल जाएगी। भारत के मैकियावेली और यथार्थवादी विचारक कहा जाता है। ठीक है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इनका जन्म माना जाता है तक्षशिला में। और इनकी जो शिक्षा हुई वो तक्षशिला और पाटलिपुत्र में होती है। इनके जो मेन शिष्य थे, एक कामांधक थे, एक राधागुप्त। आपने अगर सीरियल देखा हो चंद्रगुप्त मौर्य, तो एक छोटे जो से हाइट के जो इनके पीछे पीछे हमेशा घूमते रहते थे, गुरुदेव गुरुजी गुरुजी, याद है ना, आचार्य। तो वो कौन है? वो है इनके प्रिय शिष्य राधागुप्त। मतलब इनके मास्टरमाइंड थे ये, बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने सहयोग किया है। तो कामांधक और राधागुप्त इनके शिष्य हैं। इसके अलावा इनके शिक्षक या टीचर भारद्वाज, पाराशर और विशालाक्ष। तो इनके टीचर में भारद्वाज, पाराशर और विशालाक्ष इनके टीचर के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने मगध में राजतंत्र की स्थापना की, मोनार्की एस्टेब्लिश की थी मगध में। यानी कि कौन सा वंश स्थापित करवाया इन्होंने? मौर्य साम्राज्य या मौर्य, क्या, कहाँ, मगध नहीं, मगध मतलब पटना। ठीक है, मगध मतलब बिहार का जो मेनली रीजन है। आज की डेट में अगर हम कहें, जैसे हम पाटलिपुत्र की बात करें, कहाँ गया ये रहा, तो पाटलिपुत्र जो है ना, आज का पटना जो है वो उस समय का पाटलिपुत्र है। बस इतना समझ में आ गया। तो ये राजधानी थी, और किसकी? मगध की। तो जब ये राजधानी है तो निश्चित रूप से ये क्या हो गया, ये कहाँ है आज के? ठीक है, लेकिन मगध बहुत बड़ा होता था उस समय, उत्तर प्रदेश, बिहार और वो सारी राज्य। तो अपन को अलग से इनको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से राज्यों को मिला के मगध बनता था, इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन पाटलिपुत्र पूछ लिया जाता है। एक तो पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन। अब उदयन कौन थे? तो हर्यक वंश के शासक थे। किस वंश से संबंधित थे? हर्यक डायनेस्टी। देखो हर्यक के एक हैं बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा है अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बेटा है उदयन। तो कैसी स्थिति है इनकी? बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बेटा था उदयन। और यही है पाटलिपुत्र का संस्थापक। इसने राजधानी भी बनाई थी पाटलिपुत्र। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मौर्य वंश की स्थापना की, मगध में राजतंत्र स्थापित किया था इन्होंने। अब इनकी कुछ रचनाएं, तो अर्थशास्त्र में आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा नीति शास्त्र, विष्णुगुप्त सिद्धांत, काम शास्त्र, काम सूत्र नहीं, काम शास्त्र, न्याय सूत्र और सप्तांग सिद्धांत। तो अगर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन आ जाए कि क्रिएशन या टेक्स्ट ऑफ आचार्य चाणक्य, आचार्य चाणक्य की रचनाएं लिखिए, तो ये तो सब लिख देंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, विष्णुगुप्त सिद्धांत, कामशास्त्र, न्याय सूत्र और सप्तांग सिद्धांत, ये सब किससे संबंधित हैं? आचार्य चाणक्य से संबंधित हैं। अब एक डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपसे अर्थशास्त्र पूछा गया है उसकी हम बात करें, तो कौटिल्य द्वारा प्राचीन हिंदू राज्यशास्त्र का अनुपम ग्रंथ है। उपदेशात्मक शैली में है ये, उपदेश दे रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये अच्छा होता है, आप अच्छे समझते हैं। अर्थशास्त्र में जो क्वेश्चन अभी मैंने पूछा था, 15 अधिकरण, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो 15 अधिकरण थे, यानी 15 पुस्तकों को मिलाकर ये बुक बनी है एक।
150 चैप्टर या अध्याय हैं, ये भी पूछा गया है कि अध्याय कितने हैं, तो 150 हैं। और 180 प्रकरण है, तो इसके पार्ट्स या खंड या भाग कितने हैं, तो 180 भागों से मिलकर ये बनी है। तो 15 अधिकरण, ठीक है, 150 चैप्टर और 180 प्रकरण, ठीक है। ऑप्शन ऐसे तीनों होते हैं और 6000 श्लोक जो हैं इसमें शामिल किए गए हैं। मतलब ये और ये तीनों ही बातें आपसे एग्जाम में पूछी गई हैं कि कितने अधिकरण हैं अर्थशास्त्र में, तो 15 अधिकरण हैं। कितने प्रकरण हैं, तो प्रकरण कितने हैं, 180 हैं। और श्लोक कितने हैं, तो 6000 श्लोक इसमें होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना है महाभारत, सुना है, भारत और जय संहिता, 3 चीजें हैं ये। चलिए बताइए। हाँ हाँ बताए ना आप, तो हम सुनने ही बैठे हैं, हम तो बस खड़े हैं, ये ऐसी समझ लीजिए सुनने ही खड़े हैं। क्या 3 बातें हमने क्या क्या बोली, यहाँ लिख देते हैं। एक है क्या, महाभारत, एक है भारत, एक है जय संहिता। हाँ, कोई बताना चाहे लाइव में भी बता सकता है। हम्म, अच्छा, 8000, क्या बोल रहे हैं, एक बार और बोलिए। और भारत, देखो महाभारत को ही एक तो पूछा गया है कि महाभारत का अन्य नाम क्या है, जय संहिता भी कहते हैं महाभारत को। तो जब इसमें 8800 8800 श्लोक थे तो इसका नाम था जय संहिता। जब इन श्लोकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 24,000, तो इसे हम कहने लगे भारत। और जब, ठीक है, इसकी संख्या कितनी हो गई, 1 लाख, तो इसे कहा गया महाभारत। और महाभारत को एक और नाम दिया जाता है, सत सहस्त्र संहिता। देखो अब आप जानते हैं सत का मतलब क्या होता है, 100, और सहस्त्र जानते हैं, सहस्त्र, सहस्त्र कितना होता है संख्या में, अरे सहस्त्राब्दी नहीं सुनी है, 1000, शताब्दी यानी 100, सहस्त्राब्दी यानी 1000। तो 100 इंटू 1000 करोगे तो कितना हो जाता है, 1 लाख। तो सत सहस्त्र संहिता या महाभारत इसे कहा जाता है। और इसके कौन है महाभारत के रचनाकार या रचयिता, ठीक है, तो वेद व्यास। ठीक है, चलो ये तो हुई बात महाभारत, भारत और जय संहिता की। वापस आइए आप यहाँ पर, तो आपको समझ में आ रही है कि क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर 6000 श्लोक हैं, किसमें, अर्थशास्त्र में, ठीक है। और अर्थशास्त्र में शासन और प्रबंधन, विधि, विदेश नीति, रक्षा, युद्ध, संघर्ष प्रणाली, विज्ञान, इन सब की बात की गई है। तो कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि अर्थशास्त्र जो है जिसमें बस कुछ ही चीजें हैं, इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो दी गई हैं, ठीक है। तो इनको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो अर्थशास्त्र में भौतिकतावादी धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति प्रभावी है, कैसी है, मटेरियलिस्टिक सेक्युलर ट्रेंड प्रभावी है इसमें, कैसी, भौतिकतावादी और धर्मनिरपेक्ष। तो कभी कभार अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस तरीके का साहित्य है, तो ये सेक्युलर लिटरेचर या धर्मनिरपेक्ष साहित्य के रूप में आता है। मतलब किसी धर्म विशेष की बड़ाई नहीं कर रहा है ये, या किसी धर्म विशेष का ही व्याख्या या गान नहीं कर रहा है कि उसी की बड़ाई किए जा रहा हो, उससे संबंधित चीजें हैं।
ये किस तरीके का लिटरेचर है? तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य के रूप में हम इसे, इसी को एक और शब्द बोलते हैं धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर मतलब धर्म से इतर। जैसे आप समझना थोड़ा सा, कई लोगों को नहीं समझ में आई होगी बात। अगर हम कहें कोई जैन ग्रंथ है तो कैसा साहित्य होगा? ये रिलीजियस टेक्स्ट होगा, भाई जैन धर्म से संबंधित है। कोई अगर बौद्ध धर्म से संबंधित है तो कैसा है? रिलीजियस है। समझ में आ रही ना? लेकिन जो अर्थशास्त्र है वो कैसा है? एक्स्ट्रा रिलीजियस कहें हम, मतलब धर्म से इतर है, ये धर्मेतर है या धर्मनिरपेक्ष है। और मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे कि अगर हम बात करें हर्षचरित, किसकी है हर्षचरित? बाणभट्ट की है। पक्का? समुद्रगुप्त के दरबार में कौन थे और? वहां हरिसेन है, ध्यान रखना ये दोनों एक दूसरे के सर पे बैठ जाते हैं। हरिसेन अलग हैं, बाणभट्ट अलग हैं। तो बाणभट्ट की जो रचनाएं हर्षचरित, ये भी कैसी है? सेक्युलर लिटरेचर या धर्मेतर साहित्य, मतलब धर्म से इतर साहित्य है। आप देखिए ऐसे समझिए, जब हम लिटरेचर को डिवाइड करते हैं साहित्य को, तो एक हम कहते हैं कि भाई धार्मिक है, ठीक है, रिलीजियस लिटरेचर है। अब रिलीजियस में भी अलग अलग धर्म, जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित, मुस्लिम धर्म से संबंधित। तो जब वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन से संबंधित होगा तो वो कैसा होगा? रिलीजियस टेक्स्ट या रिलीजियस लिटरेचर होगा। और जो धर्म से, अधार्मिक नहीं बोलना, गलत शब्द है अधार्मिक, तो क्या बोलते हैं इसे? धर्मेतर या धर्मनिरपेक्ष साहित्य, सेक्युलर लिटरेचर या एक्स्ट्रा रिलीजियस, मतलब रिलीजन के अलावा बात की गई है। तो किस तरीके का है ये? अब जैसे कभी कभार क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं कि कौन सी रचना धर्मेतर साहित्य है। अब लोगों को पता ही नहीं होता कि धर्मेतर का अर्थ क्या होता है, तो वो बताएंगे कहाँ से? ठीक है, समझ में आ रही है ना बात? तो धर्मेतर साहित्य के रूप में कौन सी है? अर्थशास्त्र जो है एक धर्मेतर साहित्य है या एक्स्ट्रा रिलीजियस लिटरेचर के रूप में होता है। अब हम आ जाते हैं आचार्य चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत पर। यहां तक तो आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। अब बस जल्दी जल्दी हो जाएगा। 7 अंग बताए हैं उन्होंने राज्य के। तो राज्य के जो 7 महत्वपूर्ण अंग हैं उनमें एक है स्वामी, जिसे हम राजा भी कहते हैं, ठीक है। एक है अमात्य, अमात्य मतलब मंत्री होता है उनका। एक होता है जनपद, जनपद यानी क्षेत्र और लोगों से मिलकर बना होता है। एक होता है दुर्ग यानी फोर्ट या किला। तो क्या क्या हो गया? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग। फिर उसके बाद होता है कोष, कोष यानी ट्रेजरी, धन। और कोष के बाद दंड यानी कि सेना। अब सेना नहीं होगी तो दंड देने की दम है किसी की क्या? ठीक है। और इसके बाद होता है आखिरी, पूछा जाता है कि सप्तांग सिद्धांत के सबसे अंत में कौन आता है? तो मित्र। एक राजा पहले नंबर पे बताना और मित्र आखिरी में, बाकी आप कितने ऊपर नीचे लिख दो। लेकिन जब लिखें तो इस बात का ध्यान रखना कि ना राजा, क्योंकि सबसे ऊपर कौन? राजा, स्वामी, शासक, और सबसे आखिरी में कौन? 7वां, तो मित्र। पहला और 7वें की कैटेगरी कभी कभार जैसे पूछ लेते हैं कि सप्तांग सिद्धांत का सबसे अंत में कौन आता है, और ऑप्शन तो यही होते हैं। अब देखो कैसा होता है, लोगों को जब भी दंड दिखाई देता है ना, तो लोगों को लगता है दंड सबसे आखिरी में दिया जाता होगा। तो कैसे दिमाग क्योंकि लगाता है, अच्छा हाँ सब कुछ तो हो गया, अब दंड देने की बारी है, आखिरी में चाणक्य महाराज ने कहा होगा कि अब इसको प्रताड़ित करो। तो ऐसे जब लॉजिक लगाते हैं तो आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। तो अंतिम कौन सा है? मित्र है। तो ये तो है इनके सप्तांग सिद्धांत। इन्होंने 4 प्रकार के किले या फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी की बात की है। एक इन्होंने कहा है औधिक दुर्ग। कौन सा है? औधिक दुर्ग है। अच्छा, औधिक दुर्ग समझते हैं क्या होता है? औधिक दुर्ग वो होता है एक तरीके से, ये आप कह लो कि ये आपका जिसके चारों तरफ पानी हो। मैं आपसे थोड़ा घूम फिरा के पूछ रहा हूँ कि मतलब ऐसी भूमि का क्षेत्र जिसके चारों तरफ पानी हो, उसे क्या कहा जाता है? आइलैंड, ठीक है, द्वीप।
तो दीप, तो ये औदिक दुर्ग जो है ना, ये जल दुर्ग होता है, मतलब इसके आसपास पानी होता है। एक होता है पार्वत दुर्ग, पार्वत तो आप समझ ही सकते हैं, पर्वत पर जो बने दुर्ग, वो पार्वत दुर्ग। एक होता है धानबन दुर्ग, धानबन दुर्ग मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में जो दुर्ग बनाया जाता है, डेजर्ट एरिया में। और एक होता है वन, वन तो आप समझिए जंगल में जो दुर्ग होता है। तो चार प्रकार के दुर्ग कौन कौन से बताए हैं इन्होंने? औदिक, औदिक यानी सराउंड द वाटर बॉडीज, मतलब आसपास पानी भरा होगा। कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आप औदिक दुर्ग का? ऐसे ही द्वारका, ठीक है। और इसके अलावा लक्षद्वीप, हाँ वो ठीक है, द्वीप के रूप में भी ठीक है। किसी किले महल या किसी चीज, हाँ बिल्कुल इसीलिए की थी उन्होंने कि डूब के ही मर जाओगे बीच में लड़ाई करने के लिए, क्योंकि बार बार हमला करने आते थे, तो बोले चलो द्वारिका बसा देते हैं हम, बीच समुद्र में ले जाके बसा दी। चलो हाँ, अब हमने क्या पूछा कि कोई संरचना या कोई बिल्डिंग ऐसी है जिसके क्या, अच्छा, और इतिहास के अकॉर्डिंग बताइए, बाकी तो ठीक है आपका आंसर। सासाराम बिहार, शेरशाह सूरी, बताया है हमने कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा था उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है। तो शेरशाह सूरी का जो टॉम्ब या मकबरा है शेरशाह सूरी का, वो भी औदिक दुर्ग नहीं है, नहीं तो पता चले औदिक दुर्ग बना दूं, मैं बता रहा हूँ। हाँ, जो भी आप देखेंगे ऐसी संरचनाएं जिनके आसपास पानी है, तो वो अगर वहां दुर्ग बना हुआ है तो वो औदिक दुर्ग के रूप में है। महाराष्ट्र गए हैं आप लोग कोई? महाराष्ट्र में आपने शिवाजी का एक दुर्ग है जो ऐसा ही है, मतलब समुद्र, कोस्टल एरिया है, फिर अंदर जाके 2-3 किलोमीटर अंदर जाते हैं समुद्र में, तब उनका दुर्ग बना हुआ है, एक किला बना हुआ है। ठीक है, और वहां पर लोग जाते हैं, बढ़िया, मतलब पर्यटन के हिसाब से जब जाते हैं लोग। समुद्र के अंदर क्या पाई जाती हैं जिसको देखने के लिए लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं सबसे ज्यादा? मछलियां देखने नहीं जाते लोग, मछलियां तो तालाब में भी देख सकते हैं, अंदर जाके क्या देखते हैं? मतलब क्या एक स्पेशल चीज, लोग जाते हैं और सबको पता होगा, बस बता नहीं पाएंगे अभी, सोचते रहिए। वेरी गुड। कोरल, कोरल देखने जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग जाते हैं कोरल को देखने के लिए। कोरल समझते हैं पहले तो? कोरल, कोरल, कोरल को हम आपको वैसे बोलें, ये जो आपके लक्षद्वीप है ये आपका क्या है, कोरल आइलैंड ही है ये। प्रवाल भित्तियां, प्रवाल देखने जाते हैं, बहुत कलरफुल होती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं अगर आप समुद्र के अंदर जाके उन्हें देखेंगे तो कोरल्स को डिफरेंट डिफरेंट, ऐसे तो हम लोगों को जिनको वाटर एक्वेटिक एनिमल्स पसंद हैं तो फिश देखने जाते हैं, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज देखने जाते हैं। लेकिन कोरल स्पेशली अगर आप बात करेंगे तो कोरल महाराष्ट्र के सिर्फ उसी रीजन में पाई जाती हैं जहाँ पर शिवाजी ने अपना ये दुर्ग बनवाया था। और ये कैसा दुर्ग है वो? एक तरीके से वो औदिक दुर्ग ही है, क्योंकि पानी है चारों तरफ से। तो पार्वत, धानबन और बन दुर्ग, ये क्लियर हो गया बेटा आप लोगों को? समझ में आ रही है बात कि ये कौन कौन से फोर्ट हैं? तो औदक यानी सराउंडिंग वाटर बॉडीज होंगी, पार्वत यानी हिल या पहाड़ी या पर्वत पर होगा, माउंटेन पे, धानबन यानी कि क्या, डेजर्ट एरिया यानी कि मरुस्थलीय क्षेत्र में, और वन दुर्ग तो फॉरेस्ट एरिया में होगा ये। चलिए अब आ जाते हैं, कौटिल्य के अनुसार न्याय प्रदान करते समय शासक को किन चार सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए? मतलब जब राजा न्याय कर रहा है, जस्टिस कर रहा है, तो कौन कौन से चार प्रिंसिपल्स हैं जिनका ध्यान उसे रखना चाहिए? ये हम अगर अपनी डेली लाइफ में भी सोचें ना, एक जज के रूप में व्यक्ति को देखें, राजा को, तो आप देखें कि कौन सी चीजें ध्यान। सबसे पहले न्याय के लिए एक अलग अधिकारी की नियुक्ति, न्यायाधीश एक ब्राह्मण और धर्मशास्त्र का पूर्ण विद्वान होना चाहिए। ठीक है, तो वो ब्राह्मण हो और किसका ज्ञान हो उसे? धर्मशास्त्र का। ठीक है, पूर्ण ज्ञान हो। मुकदमों की सुनवाई की समुचित व्यवस्था होती है, वही आप अपना पक्ष रखिए। अपराधी को जब सुनवाई होगी तो अपराधी को क्या कहा जाता है कि आप अपना पक्ष किसी भी माध्यम से, या तो आप खुद से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से आप अपना पक्ष रख सकते हैं, तो उचित रखने का अवसर मिलना चाहिए। और राजा को न्याय करते समय पुत्र और शत्रु के बीच में कोई भेद नहीं करना चाहिए, कि जब आप न्याय करने की स्थिति में हैं उस समय शासक की जो ड्यूटी है वो कैसी होनी चाहिए, कि चाहे आपका पुत्र हो अपराधी के रूप में या कोई शत्रु हो अपराधी के रूप में, तो कभी भी आप उसमें कोई डिस्क्रिमिनेट या भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये चार सिद्धांत उन्होंने बताए। एक, न्याय के लिए एक अलग अधिकारी जो धर्मशास्त्र
का ज्ञाता और विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, समुचित सुनवाई होनी चाहिए, अपराधी को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है ना, ऑफेंडर शुड गेट अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट हिज केस, और न्याय करते समय पुत्र और शत्रु में कोई भेद नहीं करना चाहिए। तो ये चार सिद्धांत इन्होंने न्याय के लिए बताए थे। फिर बात करते हैं कौटिल्य ने पूर्ण राजतंत्र और राजा की शक्तियों पर नियंत्रण में कैसे सामंजस्य स्थापित किया। तो हाउ डिड कौटिल्य रिकॉन्साइल एब्सोल्यूट मोनार्की एंड कंट्रोल ओवर द पावर ऑफ किंग। तो अब देखिए, कौटिल्य ने एक तरफ क्या कहा कि राजा जो है वो संप्रभु है, मतलब उसको पूर्ण शक्तियां हैं, लेकिन साथ ही धार्मिक मान्यताओं की सहायता से संप्रभु को विस्तृत कर्तव्यों के प्रतिबंध से बांध दिया गया कि आप संप्रभु तो हैं, लेकिन आप किसके माध्यम से, धार्मिक मान्यताओं की सहायता से संप्रभु को विस्तृत कर्तव्यों के प्रतिबंध से बांध दिया गया। उन्होंने राजा के कार्य क्षेत्र को इतना विस्तृत रखा है कि उसने राज्य की समस्त संस्थाओं को मनुष्य के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कल्याण का साधन बना दिया। मतलब इतना ज्यादा विस्तृत बताया है आचार्य चाणक्य ने राज्य को कि वो क्या करेगा कि मनुष्य की आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल, सांस्कृतिक यानी कल्चरल, और आर्थिक कल्याण यानी इकोनॉमिक वेलफेयर का साधन बना दिया राज्य को। और आप गौर करो, जैसे आज के राज्य से भी आप तुलना करो, भाई अगर राज्य में आपको धार्मिक स्वतंत्रता ना हो तो ना तो आप आध्यात्मिक की बात कर सकते हैं ना सांस्कृतिक की बात कर सकते हैं। ठीक है, आप सीधी सीधी बात समझिएगा अच्छे से, और ना ही आपका आर्थिक कल्याण होगा। भाई नहीं दे रहा है राज्य भूमि आपको कोई फैक्ट्री लगाने के लिए या कोई बिजनेस करने के लिए, तो उसी तरीके की चीजें। तो कौटिल्य ने राज्य को न केवल धर्म की रक्षा के लिए जिम्मेदार बनाया, बल्कि उसे पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन, शिक्षक शिष्य आदि के भी संबंधों की पवित्रता की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी सौंपी। तो पति पत्नी के बीच संबंध, पिता पुत्र, भाई बहन, शिक्षक शिष्य, इनके बीच संबंधों की पवित्रता की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी राज्य को सौंप दी। किसने? आचार्य चाणक्य ने। कौटिल्य सभी व्यवसायों और व्यापारों पर राज्य के नियंत्रण के समर्थक हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के तहत ऐसे राज्य को ऐसे विस्तृत कार्य सौंपे हैं कि राजा को इतनी व्यापक शक्तियां दी कि राज्य का रूप एकाधिकार हो गया। इस तरह कौटिल्य ने पूर्ण राजतंत्र और राजा की शक्तियों के नियंत्रण में सामंजस्य स्थापित किया कि आपको एक तरफ पूरी शक्तियां भी दे दी और दूसरी तरफ क्या दे दिए, आपको उत्तरदायित्व या जिम्मेदारियां दे दी, और उन जिम्मेदारियों से आपको बांध दिया। तो इस तरीके से क्या हो गया कि आप पूर्ण स्वतंत्र भी हो गए और आपके ऊपर कंट्रोल भी विद्यमान कर दिया गया। तो ये था। अब एक क्वेश्चन जो हमने आपको डायरेक्ट बताया था कि कौटिल्य को क्या कहा जाता है, भारत का मैकियावेली कहा जाता है, क्यों? तो अर्थशास्त्र की महान पुस्तक के लेखक हैं मैकियावेली की तरह कौटिल्य का भी मानना था। क्या मानना था? कि राष्ट्र को सब कुछ होना चाहिए, मतलब राष्ट्र ही सब कुछ है। वो राष्ट्र को अपना उद्देश्य मानते हैं, दूसरों के नुकसान पर भी उसके उत्थान का समर्थन किया कि अगर राष्ट्र का भला हो रहा है, राष्ट्र का विकास हो रहा है, राष्ट्र की स्थिति ठीक हो रही है, और अगर मान लो किसी का नुकसान भी हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस स्थिति में भी राष्ट्र का उत्थान सुनिश्चित करना ही एकमात्र उद्देश्य रहेगा। एक मिनट।
तो आपको ध्यान रखना है कि आचार्य चाणक्य क्या कह रहे हैं कि मतलब राष्ट्र ही सर्वोपरि है, राष्ट्र को सब कुछ मानना है आपको, राष्ट्र को ही अपना उद्देश्य मानना है। इवन उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर किसी का नुकसान होता है तो हो जाए। समझ में आ रहा है ना? तो दूसरों के नुकसान पर भी उसके उत्थान का समर्थन किया है। राजा को अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए साधनों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता की चिंता नहीं करनी चाहिए। युद्ध को राष्ट्रीय नीति का अनिवार्य अंग माना है आचार्य चाणक्य ने। ठीक है, देश की सीमाओं और प्रभाव का विस्तार करने के लिए प्रत्येक राष्ट्र को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए आचार्य चाणक्य के अनुसार। ठीक है, एक बड़े सुव्यवस्थित खुफिया विभाग की स्थापना का समर्थन किया, क्योंकि भाई जब तक आपका स्पाई सिस्टम अच्छा नहीं होगा आपके राज्य का विकास नहीं होगा, विस्तार नहीं होगा। उन्होंने राजनीति विज्ञान को धार्मिकता की ओर अधिक झुकाव की प्रवृत्ति से मुक्त किया, राज्य के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। स्पष्ट रूप से कौटिल्य के राज्य सिद्धांत का भारतीय राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये सारी बातें मैकियावेली के जो प्रिंस हैं, इनकी बुक मैकियावेली की, उन्होंने भी अपने राज्य के निर्माण के लिए कही हैं, और वही बातें राष्ट्रीय राज्य के निर्माण के लिए आचार्य चाणक्य ने कही हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है कि मैकियावेली ऑफ इंडिया है। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। एक तो राष्ट्र को सब कुछ मानना है, अपना उद्देश्य मानना है, दूसरों के नुकसान पर भी समर्थन करना है, उद्देश्य सिद्धि के लिए साधनों की स्वीकार्यता करनी है, राष्ट्रीय नीति का अनिवार्य अंग मानना है, बड़े और सुव्यवस्थित खुफिया विभाग की स्थापना का समर्थन करना है, राजनीति विज्ञान को धार्मिकता की ओर अधिक झुकाव की प्रवृत्ति से मुक्त रखना है, राज्य के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक ध्यान देना है। तो ये सारी चीजें कौटिल्य को मैकियावेली ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसके सिस्टम के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है। फिर है राजनीतिक विचारों की प्रासंगिकता। अब देखिए, आचार्य चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री थे। न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रणनीतिकारों और राजनीतिक विचारकों में महत्वपूर्ण स्थान है। आप अगर ऐसे नहीं सुने होंगे तो आप ऐसे ही जानते हैं कि भाई अगर आपने चाणक्य नीति सीख ली, ठीक है, तो आप डेफिनेटली कूटनीति या डिप्लोमेसी बहुत अच्छे से सीख लेंगे। और आचार्य चाणक्य की ही कूटनीति या डिप्लोमेसी है जिससे आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत अच्छे रह सकते हैं और आपके देश का विकास हो सकता है। और इसे अभी आप आगे समझेंगे तो आपको और अच्छे से ये बात समझ में आएगी। तो उनके राजनीतिक विचार आज भी उतने प्रासंगिक या रिलेवेंस हैं जितना उनके समय में थे। तो राजनीतिक और प्रशासनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? उन्होंने अर्थशास्त्र में की है। अब देखिए प्रासंगिकता की बात करें, सप्तांग सिद्धांत। तो कौटिल्य ने राज्य के 7 भागों में, याद है ना, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, इनका वर्णन किया, जो आज भी एक अच्छे और मजबूत राज्य के लिए प्रासंगिक है। आप अच्छे से देखिए, स्वामी राजा आज भी किसी न किसी राज्य का, राष्ट्र का प्रमुख होता है। अमात्य यानी मंत्री परिषद होती है। जनपद, समझ रहे हैं ना, दुर्ग कोई ना कोई बिल्डिंग उनकी होती है। फिर कोष फंड होता है जैसे भारत की संचित निधि, ठीक है। फिर इसके बाद दंड, सेना होती है। और आपका मित्र बहुत जरूरी है, मित्र की महत्ता भी आगे समझेंगे आप। फिर देखें वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था, एक प्रशासक को अच्छे अधीनस्थों की आवश्यकता होती है। भाई आज मोदी जी के साथ एक अच्छी टीम है, हम माने या ना माने लेकिन है। विषयों का कल्याण, मतलब जो भी जिले हैं उनका कल्याण सुनिश्चित किया जाता है। वेल इक्विप्ड ऑफिस बिल्डिंग, तो एक सुसज्जित कार्यालय या भवन होता है। धन लोगों के कल्याण के लिए, और अगर कोई अपराधी है तो उसे सजा देना। इसको सबसे अच्छा यूपी में देख लो आप, शक्तिशाली शासक के रूप में ठीक है, आप चाहे कोई भी बने रहो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। और मतलब ऐसे बोलते हैं, भरे मंच से बोलते हैं वो, तो क्यों? क्योंकि उनके पास बल या सेना है। आपातकाल में सहायता के लिए जिलों के प्रशासक यानी कि उनके मित्र हैं। तो जितने आईएएस हैं आप देखिए पूरा फेवर करते हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं। फिर सिक्योरिटी में बात करें तो सुरक्षा संबंधी कार्य में कुशल और सक्षम प्रशासक को बाढ़, भूकंप, महामारी के दौरान पोषण, राहत, पुनर्वास का पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। कुंभ जैसे दुनिया के सबसे बड़े आयोजन को किया उन्होंने। एक दो घटनाएं जो छोटी मोटी घटनाएं, जिन्हें आप जब ऐसे आप 60 करोड़ लोगों को ले आएंगे, इतने तो 10 देशों की जनसंख्या नहीं होती है,
तो उस स्थिति में उस प्रशासन को चलाने की जो महत्ता है, तो उन्होंने सुरक्षा संबंधी कार्यों को बखूबी निभाया अगर आप देखें तो। ठीक है, फिर विदेश नीति, पड़ोसी राज्यों, क्षेत्रों, समूहों के साथ समन्वय करने, शासन कार्यों के संचालन में कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को अपनाकर। तो मंडल सिद्धांत किसको बताता है? इनकी फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति की, हमें किस तरीके की विदेश नीति अपनानी चाहिए। फिर खुफिया तंत्र, आज आप देखिए कि आज हमारा रॉ है, आईबी है। रॉ और आईबी में अंतर समझते हैं आप लोग? आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ जो है वो एक्सटर्नल सिक्योरिटी एजेंसी है। रॉ कैसी है? एक्सटर्नल सिक्योरिटी एजेंसी, या हम इसे क्या कह सकते हैं, बाह्य सुरक्षा एजेंसी के रूप में होती है। ठीक है, मतलब पाकिस्तान में कांड करेंगे तो कौन जाएंगे? रॉ वाले। अब रॉ के कौन कौन है हमारे सुरक्षा सलाहकार? ठीक है, तो श्री अजीत डोभाल साहब जो हैं कितने साल पाकिस्तान में रह के आ गए। ठीक है, जैसे सलमान खान की मूवीज में ही रॉ होती है, ये जीवन में, असली जीवन में रॉ के एजेंट बन के रह के आए हैं। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी, और आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी है। और ये दोनों ही किसके अंतर्गत काम करती हैं? गृह मंत्रालय के। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग आपकी आईबी जो है वो काम करती है। आप छोटे से छोटी चीज पे देखिए, जब भी कुछ ऐसी घटना है, जैसे अयोध्या का मामले का डिसीजन आना था तो रॉ ने, आईबी ने अपना अलर्ट जारी किया था। कोई त्यौहार होता है तो आईबी अपना अलर्ट जारी करता है कि आप सुरक्षा का ध्यान रखिए। तो इंटरनल सिक्योरिटी, तो आपने देखा कि आचार्य चाणक्य ने भी खुफिया तंत्र की बात की, स्पाई सिस्टम की बात की। ठीक है, फिर इसके बाद जासूस की भूमिका निभाता है, इसकी बात की। उच्च अधिकारियों से लेके आम नागरिकों तक राज्य पर नजर रखने की व्यवस्था इसी के माध्यम से। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आईबी के एजेंट आपके आसपास रह रहे होंगे, और आपको हवा तक नहीं लगने देगी, और आपकी सारी जानकारी वो भेजते रहते हैं। मतलब आप, एक आम आदमी कैसे आईबी का एजेंट हो सकता है? आप मतलब अगर आपके कोई जान पहचान में आईबी के होंगे और अगर आपको पता होगा तो एक अलग बात है, अगर आपको पता नहीं है तो आप उन्हें नहीं पहचान सकते। और बड़ी बात यह है कि कुछ मामलों में तो आईबी के जो लोग होते हैं उनके घर वालों को तक नहीं बताते हैं। मेरे एक भैया हैं जो आईबी में हैं, नाम कभी नहीं बताता, मैं आगे भी नहीं बताऊंगा। तो उनके घर वालों को तक नहीं पता है एग्जैक्टली कि वो करते क्या है। मतलब समझ में आ रहा है क्यों? कभी कभी आप जोश जोश में क्या कर देते हैं, आप बोल देंगे मेरा पति या मेरा भैया या मेरा बेटा क्या है, आईबी ऑफिसर है, और पता चले कि इतने में तो अगर किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, स्पेशली नक्सलाइट एरिया जैसे सुकमा वगैरह में जब पोस्टिंग होती है छत्तीसगढ़ के, तब बहुत दिक्कतें होती हैं। और इन्हें तो छत्तीसगढ़ भी जाना है और नागालैंड भी जाना है, तो पूरे, क्योंकि ऑल इंडिया में सर्विसेज देनी होती है, सेंट्रल सर्विसेज हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में, और बड़ी बात कि अगर आपको कुछ भी होता है तो कभी आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आप आईबी के ऑफिसर थे। मतलब समझ रहे हैं इस सर्विसेज के साथ कितना चैलेंज है। मतलब अगर आप शूट आउट में मान लो आपको गोली लग गई, तो आप कभी भी ये क्लेम नहीं करेंगे आपके परिवार वाले कि ये आईबी के थे। और यही चीज रॉ के साथ भी है। अगर आप पाकिस्तान या किसी भी ऐसे दुश्मन देश में पकड़ लिए जाते हैं तो भारत सरकार बिल्कुल हाथ खड़े कर देती है, मतलब हमारा एजेंट नहीं है साहब। समझ में आ रहा है ना, बेनाम नौकरी जिसे बोलते हैं, लेकिन करते हैं लोग। आप सीधे, मतलब आप समझिए, अगर आप किसी जिले में अपॉइंट होते हैं ना तो आप सीधा एसपी से कांटेक्ट करते हैं, मतलब इधर उधर थाने वाने नहीं देखते हैं, आप किसके सीधे कांटेक्ट में होते हैं। जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है उस जिले का, सीधा आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। कोई भी समस्या है, कोई सपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको सीधा एसपी के सिस्टम के थ्रू ही आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तो इन्होंने जासूसों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके माध्यम से राजा, राज्य के कर्मचारियों, जनता के आचरण की शुद्धता का पता लगा सकते हैं। फिर इन्होंने न्याय व्यवस्था में क्या कहा, तो आचार्य चाणक्य के जो सिद्धांत हैं उन्होंने इसमें सिविल और क्रिमिनल कोर्ट की बात की। तो सिविल न्यायालय को आचार्य चाणक्य ने धर्मस्थीय नाम दिया, और क्रिमिनल को, मतलब फौजदारी को, इन्होंने नाम दिया था कंटक शोधन। ऐसा मतलब कांटे चुभोएंगे अगर फौजदारी काम करोगे तो, क्रिमिनल करोगे तो इन्होंने, अब यही अगर हम देखें धर्मस्थी तो आज का सिविल कोर्ट है। आज जो हमारा सिविल न्यायालय, या कैसा क्या बोलते हैं हम इसे, और दीवानी। ठीक है, तो दीवानी अदालत जो है, दीवानी न्यायालय जो है वो उस समय का धर्मस्थीय है,
आचार्य चाणक्य के समय का, और जो कंटक शोधन है वो आज का क्रिमिनल कोर्ट या फौजदारी न्यायालय होता है। तो इसकी भी बात इन्होंने की है। फिर राजा के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने क्या विचार कहे, तो राजा वर्तमान में देश के राष्ट्रपति के रूप में, प्रधानमंत्री सुशिक्षित, शिक्षित, जनहितैषी, पराक्रमी, सभी को सम्मान देने वाला, ना देने वाला नहीं, और निरंकुश नहीं होना चाहिए। ठीक है। मिनिस्टर्स एंड पब्लिक सर्वेंट की बात करें तो शासन में प्रधानमंत्री की सहायता के लिए आप जानते हैं योग्य मंत्री, प्रशासक, अधिकारी और कर्मचारियों की व्यवस्था आचार्य चाणक्य के सिद्धांत के अनुसार ही की गई है। फिर सेना और युद्ध संचालन, तो राज्य की रक्षा के लिए सेना है, वो तीनों सेनाएं आपकी हैं, अर्धसैनिक बल हैं, प्रशिक्षित है, संगठित है, अनुशासित है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जब बात करते हैं तो कौटिल्य के मंडल और सद्गुण सिद्धांत की प्रासंगिकता भारत के विभिन्न क्षेत्रों के संबंधों में अभी भी मौजूद है। तो जब हम इंटरस्टेट रिलेशंस की बात करते हैं तो उसमें मंडल और सद्गुण सिद्धांत जो है, सद्गुण में 6 गुण हैं आपके, सद्गुण सिद्धांत, इसको भी अभी हम आगे पढ़ाएंगे आपको, इसमें बात की है। फिर शांति व्यवस्था के स्थापित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व भारत, नक्सल क्षेत्र। इसलिए हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वर्तमान में कौटिल्य के राजनीतिक विचार भारत में बहुत प्रासंगिक है। आप अगर अपनी पूरे सिस्टम को आप देखिए, उस समय का राजा आज का प्रधानमंत्री है, उस समय का अमात्य आज की मंत्रिपरिषद है। समझ में आ रहा है ना? आप देखिए संसद जो है वो एक तरीके से जनपद के रूप में काम कर रही है, वहीं बैठ के काम करेंगे उनके ऑफिस में। दंड है, सेनाएं हैं, तीनों सेनाएं हैं, आप देख लीजिए अच्छे से। फिर हम बात करें मित्र देश है हमारे, जैसे रसिया जैसे मित्र देश है हमारे, ठीक है। भूटान जैसे हमारा एक मित्र देश के रूप में देखा जाता है, ठीक है। नेपाल भी एक तरीके से हमारा मित्र देश ही है, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में किससे प्रेरित है ये? चाइना से या चीन से ये काफी प्रेरित है। तो ये हैं इनके राजनीतिक विचार। अब दंड नीति की बात करें तो इनकी जो पेनल पॉलिसी या दंड नीति है, तो उन्होंने ये कहा कि अर्थशास्त्र के उद्देश्यों की पूर्ति का साधन दंड है, ठीक है। जब ऐसे काम ना चले तो आपने सुने 4 होंगे, साम, दाम, दंड, भेद, सुना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर काम कराना है तो आप साम से, दाम से, दंड से और भेद से। हालांकि आचार्य चाणक्य सबसे अंत में दंड की बात करते हैं, पहले साम फिर दाम। बोले ऐसे नहीं माने, समानता के व्यवहार से तो पैसे से समझा लो, ठीक है। अगर मान लो कोई शक्तिशाली राज्य है, नहीं समझ पा रहा है, तो उसमें फूट डलवा दो, और जब आखिरी में तीनों काम ना करें तो फिर आपको दंड पर जाना है। अब उस दंड नीति की बात करें तो दंड राज्य की शक्ति का प्रतीक है। इस नीति से यह निर्देश मिलता है कि इस शक्ति का प्रयोग न्यायपूर्ण होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, दंड नीति में 4 उद्देश्यों का वर्णन किया है कि हमारी ये जो दंड नीति है उसके 4 उद्देश्य क्या क्या है। एक है अलब्ध की प्राप्ति। अब समझना, अलब्ध की प्राप्ति मतलब क्या है? आ मतलब जो नहीं है, ठीक है। अलब्ध मतलब जो आपके पास एक्चुअल में नहीं है। और थोड़ा सा करें, जो कुछ अभीष्ट है परंतु प्राप्त नहीं हुआ है, उसे कैसे प्राप्त किया जाए। जैसे होती है ना, आपकी कुछ इच्छा होती है, कुछ कामना होती है, कुछ आकांक्षा होती है कि हाँ ये हमारे पास होना चाहिए, तो अलब्ध मतलब आपके पास नहीं है वो, तो उसकी प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है। अब दूसरी स्थिति में लब्ध का परिरक्षण, मतलब जो आपके पास है उसको आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उसको, तो हाउ टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव गॉट, जो कुछ आपने प्राप्त कर लिया है उसकी रक्षा कैसे। जैसे अलब्ध, पहले अलब्ध था, आपने प्राप्त किया, प्राप्त कर लिया, तो क्या करेंगे, अब वो लब्ध हो गया आपके लिए, भाई आपके पास आ गया ना वो, अब उसकी रक्षा कैसे करनी है, अब रक्षा करेंगे। फिर एनलार्जमेंट ऑफ द प्रिजर्व, जो भी आपने रक्षित किया था उसका विवर्धन, मतलब जिसकी रक्षा की गई है उसमें बढ़ोतरी कैसे की जाए। भाई इतना सा ही तो नहीं रखना है, अब थोड़ा उसको बढ़ाना भी है जो हमने प्राप्त कर लिया, तो उसको बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, तो हाउ टू इंक्रीज व्हाट वाज द प्रोटेक्टेड, जिसकी रक्षा की गई है उसमें बढ़ोतरी कैसे की जाए। और उसके बाद अब जो आपके पास है, तो विवर्धित को सुपात्रों में विभाजन, तो डिवीजन ऑफ द ग्रोन इनटू हायरार्कीज। भाई जो आपने बढ़ा लिया, देखो पहले है आपके पास कुछ है नहीं, कुछ आप चाहते हैं, तो पहले आप उसे प्राप्त करेंगे, प्राप्त कर लिया तो उसकी रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे तो अब क्या कर रहे हैं उसको, उसे कैसे बढ़ाएंगे। और बढ़ाने के बाद अब आपके पास राज्य, समझो आप तो बस एक राज्य की इच्छा थी आपकी, वो आपने प्राप्त कर लिया तो लब्ध हो गया, अब उसका क्या करना है, उसको प्रिजर्व करना है।
प्रिजर्व करने के साथ साथ हमें बोलता है ना हमारी सीमाएं, हमारे क्षेत्र को, हमारे बिजनेस को, व्यवसाय को बढ़ाना है, तो बढ़ाया अपनी, अब बढ़ाएंगे कैसे? अब रक्षा की गई, उसमें बढ़ोतरी कैसे की जाए? अब बढ़ा लिया तो फिर क्या होता है, अंबानी 2 बेटों में बांट दिया साम्राज्य। तो ऐसी समझ लो कि इनका राज्य जो है, अब जो आपके सुपात्र हैं, जो वास्तव में उसके उत्तराधिकारी हो सकते हैं, उनमें आप उसे बांटेंगे, और जिसकी बढ़ोतरी की गई है उसे उपयुक्त पात्रों में वितरित कैसे किया जाए, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट वाज द इंक्रीज टू सुटेबल स्टेक होल्डर्स। तो जो वास्तव में, अब जैसे मान लो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बिंदुसारी थे, या यूं कहें, चलो बिंदुसार के बाद पे बात कर लेते, तो बिंदुसार के बेटे अशोक थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी, यानी 99 भाई और थे। ठीक है, कौन कहता है ऐसा? तो सिंगली साहित्य, जो श्रीलंकन लिटरेचर है, ये बताता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। तो अब उन 99 में कहीं ना कहीं वो काबिलियत नहीं थी, तभी तो बिंदुसार ने उन्हें सत्ता नहीं दी। तो ठीक है, पहले आपने एक राज्य प्राप्त किया या कुछ प्राप्त किया, फिर उसको रक्षा किया, फिर उसका विस्तार किया, और उसके विस्तार के बाद जो भी आपकी योग्य अगला उत्तरदायित्व लेने वाली जो, ठीक है, उत्तराधिकारी हैं, उनको उसे वितरित करना है। तो ये है इनकी क्या, अच्छे से ध्यान रखना, कौटिल्य की दंड नीति के 4 उद्देश्य, कि भाई हम दंड नीति क्यों अपना रहे हैं, इसके 4 ऑब्जेक्टिव ये हैं। अब आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, मंडल सिद्धांत। अब मंडल सिद्धांत किसके लिए था? तो विदेश नीति के लिए आपका मंडल सिद्धांत है। देखिए, पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत को प्रतिपादित किया। मंडल सिद्धांत के अनुसार मंडल के केंद्र में कौन होगा? राजा होगा, जो पड़ोसी राज्यों को जीतकर उन्हें अपने आप में मिलाने के लिए प्रयत्नशील है। क्योंकि देखिए, उस समय की बात हो रही है, तो उस समय क्या होता था कि जो राजा होता था वो क्या करता था, कोशिश करता कि अपने आसपास के जो राज्य हैं उन्हें जीते और अपने साम्राज्य में उस क्षेत्र को मिला ले। ठीक है, तो केंद्र में राजा है। अब कौटिल्य ने ऐसे राजा को जो सेंटर में है, केंद्र में, उसे उन्होंने क्या नाम दिया? विजिगीषु। कुछ नहीं, विजय की इच्छा रखने वाला, और जोड़ दो विजित इच्छु। आप ऐसा समझ लो, विजय की इच्छा रखने वाला, जीत की इच्छा रखने वाले को क्या कहा उन्होंने? विजिगीषु कहा। तो आपसे पूछें कि कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के केंद्र में कौन है? विजिगीषु है, यानी विजय की इच्छा रखने वाला, जीत की इच्छा रखने वाला। ठीक है, तो वन हु डिजायर्स विक्ट्री, तो ऐसा राजा क्या कहलाता है? विजिगीषु कहलाता है। अब विजिगीषु को क्या करना है? दुश्मनों की तुलना में मित्र की संख्या बढ़ानी होगी। मतलब दुश्मन नहीं बढ़ाने हैं हमें, क्या बढ़ाने हैं? मित्र बढ़ाने हैं। तो शत्रुओं को नियंत्रित करने के लिए अगर आपके मित्र ज्यादा होंगे तो निश्चित रूप से आपके शत्रु कम हो जाएंगे। फिर इन्होंने कहा विजिगीषु राज्य को पड़ोसी राज्य, मतलब विजिगीषु एक राज्य है, उसका जो पड़ोसी राज्य है वो उसका दुश्मन है, क्योंकि उसे तो जीतना है उसको, तो वो निश्चित रूप से दुश्मन होगा। तो अरि होता है, अरि समझते हैं ना, और अरि का अरि मित्र होता है। बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो उस अरि का मतलब, देखो ऐसे समझना अच्छे से, मान लो यही बना देते हैं, ये एक राज्य है और इसका जो किंग या राजा है वो क्या है? विजिगीषु है। ठीक है, अब ये जो विजिगीषु है, इसके आसपास मान लो ये एक राज्य है, ये क्या है इसका? अरि, यानी इसका शत्रु राज्य। अब इस राज्य के पास एक और राज्य है। ठीक है, तो ये अरि था और ये इसके लिए दुश्मन होगा, तो क्या हो गया? दुश्मन का दुश्मन दोस्त, यानी ये विजिगीषु के लिए कैसा राज्य हो गया? मित्र राज्य हो गया। तो अरि का अरि मतलब दुश्मन का दुश्मन होता है ना, उल्टे का उल्टा सीधा, तो दुश्मन का दुश्मन यानी इसका मित्र राज्य हो गया ये। तो ये इससे बनाएगा और इसको दबाने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? अब विजिगीषु राज्य है तो क्या है उसकी? हु डिजायर्स विक्ट्री, क्या चाहता है ये तो जीत चाहता है। तो अब जीत चाहेगा तो ये तो इसका दुश्मन है। तो पहली चीज क्या बोली चाणक्य ने कि भैया दुश्मनों को कम करो, मित्रों की संख्या बढ़ाओ। ठीक है, शत्रुओं को नियंत्रित करने के लिए। फिर इनका पड़ोसी राज्य कैसा होगा? अरि होगा, और अरि का अरि क्या होता है? दुश्मन का दुश्मन मित्र होता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आपको मैं बताता हूं कुछ देशों के साथ में।
जैसे अभी वर्तमान में ये बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। वह राज्य जो अरि और बिजुगिषु राज्य से परे है, मतलब ना वो अरि है ना वो बिजुगिषु है, इनसे परे है, तो वो राज्य सामर्थ्य होने पे तटस्थ हो जाता है। जैसे भारत जीत की इच्छा तो रखते ही हैं, तो हम बिजुगिषु हो गए। पाकिस्तान बढ़िया एग्जाम्पल है, दुश्मन है हमारा। अफगानिस्तान से हम बिल्कुल नहीं बिगाड़ते हैं, जबकि वहां तालिबानी सरकार है, लेकिन तब भी हम दुश्मन का दुश्मन, क्योंकि वो आपस में लड़ते रहते हैं, और एटलीस्ट पाकिस्तान की तुलना में हमें उससे इतना नुकसान नहीं है। तो अफगानिस्तान हमारा मित्र हो गया। और अगर हम देखें बहुत दूर जो है अमेरिका, हमारे लिए क्या है? उदासीन है, न्यूट्रल है और सक्षम है। तो सक्षम हो और जिससे हमें कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं हो, तो वो कैसा हो जाता है? इस प्रकार यह सिद्धांत यथार्थवाद पर आधारित है, जो शक्ति संतुलन को बनाए रखने पे जोर देता है। तो इनके मंडल सिद्धांत में बड़े प्यार से कहते हैं ये कि मंडल के केंद्र में एक राजा होता है, और जो इसके केंद्र में होता है, जो जीतने की इच्छा रखता है, वो विजिगीषु कहलाता है। और ये जो विजिगीषु है, इसको अपने दुश्मनों की संख्या कम करनी चाहिए, मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए। और इसके जो पास का राज्य होता है वो इसका अरि होता है, और अरि का एक और अरि, ठीक है, इसका मित्र होता है। तो उससे इसे अच्छा संबंध बनाना है, मित्रवत संबंध बनाना है। और एग्जाम्पल आप बता देना। और वह राज्य जो अरि और बिजुगिषु राज्य से परे, मतलब दूर होता है, वह उदासीन राज्य है, यानी न्यूट्रल है। और इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि भारत के पास पाकिस्तान अरि हो गया, पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान हमारे लिए मित्र हो गया, और यूएसए जो है वो काफी दूर और तटस्थ है, तो हमारे लिए वो, हम अगर इसी कंडीशन में हम रसिया को भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन रसिया को उदासीन नहीं रखना, आप गलत हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा मित्र राष्ट्र है। आज तक जितनी भी समस्याएं हुई हैं, भारत का अगर किसी ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है तो वो रसिया ने किया है, भले हमारे संबंध अभी जैसे भी हों। लेकिन अगर आप देखें ना, भारत को जैसे यूएनओ में स्थायी सदस्यता की बात सबसे ज्यादा कौन करता है, और सबसे ज्यादा विरोध कौन करता है? चाइना। अगर चाइना मान जाए ना, तो बाकी देश तो मान ही जाएंगे। लेकिन अमेरिका चाइना को उकसा के रखता है, उदासीन है ना। डायरेक्ट हम लड़ेंगे नहीं, और इनडायरेक्ट हम सपोर्ट करेंगे नहीं, ठीक है। फिर राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य का योगदान। तो अब देखिए, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री कौटिल्य का न केवल भारत में बल्कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ रणनीतिकारों और प्राचारकों में योगदान है। इनका योगदान, जैसे सप्तांग सिद्धांत दिया है इन्होंने, अच्छे शासन और सशक्त राज्य के लिए 7 सिद्धांत दिए। राजा राजा से संबंधित उन्होंने विचार क्या दिए कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि रूप से सक्षम होना चाहिए, सुप्रशिक्षित होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, प्रजा हितैषी होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए, सभी का सम्मान करने वाला होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली हो, लेकिन निरंकुश राजा नहीं चाहिए। मंत्री और लोक सेवा की बात करें तो राजा की सहायता के लिए योग्य मंत्री, प्रशासक, अधिकारी, कर्मचारियों की व्यवस्था होनी चाहिए। सेना और युद्ध संचालन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उन्होंने बात की कि मंडल और सद्गुण नीति के माध्यम से होनी चाहिए। अभी सद्गुण नीति में आपको बताऊंगा कि सड मतलब 6, तो 6 नीति जो उन्होंने अपनाई है। तो कौटिल्य राज्य को आंतरिक प्रशासन व्यवस्था, लोक कल्याण के साथ वैदेशिक संबंधों का वर्णन कर एक कुशल राजनीतिक विचारक के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब ये नहीं बता रहा मैं, सप्तांग सिद्धांत ऑलरेडी बता चुके हैं, कि बता दूं एक बार और। देखो 7 जो अंग हैं वो क्या है? राजा, राजा को किससे तुलना की गई कि राजा जो है वो सिर या हेड है, ठीक है। अमात्य, आंखें हैं, मंत्री थे ना ये। जनपद, जनपद को जंघा या थाई से तुलना की गई है। दुर्ग यानी कि बाहें, युद्ध में काम आएंगी। आर्मी, सेना, मस्तिष्क है, मतलब दिमाग के अंदर बैठा है आपके, ठीक है, मस्तिष्क है। कोष यानी कि मुख है, भैया पैसा ही बोलता है, ठीक। और मित्र जो है वो आपके कान होते हैं। तो इन्होंने शरीर से तुलना की है किसकी? सप्तांग सिद्धांत की। राजा को सिर बताया है, अमात्य को आंखें बताई हैं, जनपद को जंघा या थाई बताया है, दुर्ग को बाहें या आर्म्स बताई हैं, सेना को मस्तिष्क या ब्रेन या दंड से तुलना की है, कोष जो है वो मुख है, और मित्र जो है वो कान है। अब ध्यान रखना, आंखें कौन? अरे कुछ नहीं, आ से आंखें, आ से अमात्य, आ अमात्य आंखें, कान कौन है?
मित्र, धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। कान में बोल देते हैं ना, आपका कोई अच्छा फ्रेंड होता है, आप धीरे से क्लास में एकदम धीरे से उसको बोल देते हैं, कोई नहीं सुन पाता है, तो मित्र है, कान में बोलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। सेना मस्तिष्क है, कोष मुख है, और बाकी आप समझ ही गए होंगे। राजा सिर है, जनपद आपका क्या है, जंघा, जा, और दुर्ग जो है वो बाहें हैं। ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखना है। अब राजा कैसा होना चाहिए, संप्रभु होना चाहिए, प्रशासन का सर्वोच्च है, शारीरिक शक्ति अभी पढ़ा हमने ऊपर, बौद्धिक गुण से होना चाहिए, व्याभिचारी एडल्टर नहीं होना चाहिए ये। कौटिल्य के अनुसार इसमें गुण क्या, उच्च कुल का होना चाहिए, दानी हो, विनम्र हो, सत्र बोलने वाला हो, संयमी हो, साहसी हो। अब मंत्री कैसे हो, तो योग्य हो, उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का समूह है, राज्य का अनिवार्य हिस्सा है, विभिन्न विषयों के जानकार होने चाहिए, विद्वान होने चाहिए, राजा को गुप्त सलाह दे सकें, राजा के सलाहकार मंत्री होते हैं। कोष बहुत जरूरी है, तो मजबूत आधार है, धर्म पूर्वक एकत्रित किया गया धन, और मुख्य स्रोत क्या होगा कोष का, तो कर ही होगा। शक्तिशाली कोष द्वारा कुशल शासन संचालन है, और चतुरंगणी सेना और कल्याणकारी राज्य तभी हो सकती है। चतुरंग समझते, सेनाओं के चार अंग, जैसे एक पैदल सेना है, घुड़सवार सेना है, हाथी सेना है, रथ की सेना है, तो ये चतुरंगणी सेना हो गई। तो आप कब बना पाओगे भाई, आप कब सिक्योरिटी बढ़ा पाओगे, जब आपके पास कोष होगा। भाई आज अगर हम देखें, अगर हमारे पास टैक्स ज़्यादा नहीं आता भारत सरकार के पास, तो आपको लगता है कि इतनी अच्छी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स हम कर पाते डेवलप, कभी नहीं कर पाते। ठीक है, दुर्ग, सुरक्षा के लिए दुर्ग महत्वपूर्ण है। चार प्रकार के दुर्ग हमने आपको बताई दिए, औद्योगिक, पारबत, धानबत और वन दुर्ग। ठीक है, फिर इसके बाद युद्ध के समय दुर्ग हथियारों और गोला का भंडार होता है। सेना, सेना दंड है, तो हैव ए स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, मजबूत होना चाहिए, आज्ञाकारी, प्रशिक्षित और धैर्यवान, पाकिस्तान की तरह नहीं, भारत की तरह सेना होनी चाहिए। तो आज्ञाकारी, प्रशिक्षित और धैर्यवान संतुष्ट सेना को जीत की कुंजी माना है। उन्होंने क्या कहा कि एक अपराध के आधार पर हो सकती है, एक योग्यता या सामर्थ्य के आधार पर हो सकती है, एक वर्ण व्यवस्था के आधार पर हो सकती है। फिर जनपद है, तो उत्तम जनपद का उल्लेख है। सबसे छोटी इकाई, आप जितने भी पीरियड में इतिहास देखेंगे तो गांव ही सबसे छोटी इकाई है प्रशासन की। ठीक है, और 10 गांवों को मिलाकर एक बड़े गांव का निर्माण, जिसे संग्रहण नाम दिया गया है। जलवायु कैसी बताई जनपद की, बोले स्वास्थ्यवर्धक होनी चाहिए, भूमि कैसी, उपजाऊ होनी चाहिए। आप देखो मगध में, मगध के उत्कर्ष के कारण, और जब आप कौटिल्य को पढ़ोगे ना, दोनों ऐसे मैच करेंगे कि आपको लगेगा कि जैसे पहले ही सब कुछ बोल गए फिर हो रहा है, और वास्तव में हुआ भी ऐसे ही है। ठीक है, समृद्ध वन, नदियां, पशुधन, खनिज की उपस्थिति होनी चाहिए। मित्र, सप्तांग सिद्धांत का अंतिम तत्व या अंतिम भाग मित्र है। राज्य की प्रगति और विपत्ति के समय राज्य की सहायता के लिए ये आवश्यक है। मित्र राज्यों से संबंध घनिष्ठ होने चाहिए। राज्य की सुरक्षा और अस्तित्व के लिए पड़ोस में मित्रवत राज्य होने आवश्यक हैं, जैसे भारत का भूटान है। मित्र शांति और युद्ध काल में मदद करते हैं। अतः कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत एक सुसंगठित प्रबल राज्य की स्थापना का सपना साकार रूप प्रदान करता है। आंतरिक सशक्तिकरण और पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने में मंडल सिद्धांत जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये थे सप्तांग सिद्धांत। और अगर अंतर्राष्ट्रीय वैदेशिक संबंधों की बात करेंगे तो किस पर आधारित होंगे, मंडल सिद्धांत पर। ठीक है ना, विजिगीषु राज्य होगा, उसके आसपास जो होंगे वो अरि होंगे, अरि का अरु जो है वो मित्र होगा, दूरस्थ जो होगा वो तटस्थ होगा। ठीक है, समझ में आ रही ना। अब है षडगुण नीति। एक तो मंडल था, एक है षडगुण नीति। तो षड मतलब छह, जैसे षड दर्शन होता है ना, क्या होता है षड दर्शन, कौन सा होता है भाई षड दर्शन, षड दर्शन कौन सा होता है, जल्दी बताइए। देखिए भारत में अगर हम देखें तो षड दर्शन, षड का मतलब जब जब आए तो षड मतलब छह, तो छह दर्शन है। जैसे आपने सुना होगा योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ठीक है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, तो ये छह दर्शन है आपके। ऐसे ही आचार्य चाणक्य षडगुण नीति, अच्छा षड पढ़ के दर्शन ना लिखा है कोई आगे पढ़े नहीं। ठीक है, तो षडगुण नीति जो है इसमें इन्होंने क्या कहा है, तो विदेशी राज्यों के प्रति व्यवहार और पड़ोसी राज्यों
के संबंध में कौटिल्य ने अपनी षड्गुण नीति, जो 6 लक्षणों वाली नीति है, उसको अपनाया है। किसके लिए? विदेशी राज्य और पड़ोसी राज्यों से संबंधित। तो इनमें इन्होंने क्या कहा? एक है इसमें संधि, पहले तो मैं 6 के नाम बता देता हूं। एक है संधि, एक है विग्रह, एक है यान, एक है आसन, एक है संश्रय और एक है द्वेदी भाव। तो क्या क्या है? संधि, विग्रह, यान, आसन, ठीक है, संश्रय और द्वेदी भाव। तो 6 क्या क्या है? पहले तो इनके नाम अच्छे से याद रखिए। संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वेदी भाव। ठीक है, ये 6 हैं। ठीक, तो षड्गुण में 6 हैं। अब षड्गुण नीति में सबसे पहले संधि। संधि आप समझ ही गए होंगे, संधि कर लो शत्रु राष्ट्र से। तो अपने शत्रु राज्य की शक्ति को समाप्त करने और स्वयं को बलशाली बनाने हेतु कोई भी राजा संधि की नीति को अपनाता है। क्या करते हैं कि भाई कोई शक्तिशाली राज्य है, ठीक है, अब उसकी क्या करना है? शत्रु राज्य की शक्ति को कम करना है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? बोले चलो अपन ट्रीटी कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। संधि की नीति को अपनाता है। राजा को जब आशंका हो कि वह शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, भाई आपको डाउट है कि नहीं आप नहीं जीत पाओगे, तो फिर क्या करो? उस समय उसे संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्वयं को सबल बनाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया। विद्याधर जो कि चंदेल शासक थे, उन्हें पता था कि वो महमूद गजनबी से नहीं जीतेंगे और बार बार वो उनके पीछे पड़ा था, तो उन्होंने उनसे संधि कर ली। ये बिल्कुल इस षड्गुण नीति के अंतर्गत की गई संधि थी ये, कि महमूद गजनबी का सफल प्रतिरोध किसने किया? तो विद्याधर ने किया था, चंदेल शासक। फिर अब संधि के बाद विग्रह, बोले ऐसे नहीं मानेंगे, शत्रु का अपकार करना ही विग्रह है। इस नीति का अभिप्राय क्या है? शत्रुता से लिया जाता है, मतलब अब हम शत्रुता दिखाएंगे। तो किसी राज्य का इसका अनुमान तभी करना चाहिए या अनुगमन तब करना चाहिए जब वह शत्रु को कमजोर देखे, साथ ही अपनी शक्ति पर पूर्ण रूप से आश्वस्त हो। देखो, शत्रु अगर शक्तिशाली है और आप जीत नहीं सकते, तो चुपचाप क्या कहते हैं चाणक्य जी, कि संधि करो और शांत रहो, अपनी शक्ति बढ़ाओ। अब आपने देख लिया कि आपकी शक्ति तो ज्यादा है और शत्रु है कमजोर, तो उस स्थिति में आप क्या कर रहे हो? विग्रह करो, यानी शत्रु पे आप जीत लो, शत्रुता दिखाओ। तो इस प्रकार शत्रु पे आक्रमण करके उस राज्य की भूमि को तुरंत अपने अधीन कर लो। तो जो कमजोर राज्य है, जिसपे आपको लगता है कि इसे आप आराम से जीत सकते हैं, तो विग्रह वाली योजना अपनाओ और उस राज्य को जीत डालो। ठीक है। तीसरी, इसका आशय वास्तविक आक्रमण से यान। देखो, अब विग्रह और यान में समझ में आ रहा है अंतर क्या है? तो विग्रह में क्या था? शत्रु का अपकार करना ही विग्रह है, मतलब शत्रुता से लिया जाता है। जब आपने देख लिया कि शत्रु कमजोर है और आपकी शक्ति से आप आश्वस्त हैं कि हाँ आप बढ़िया शक्तिशाली हैं, तो उस राज्य को आक्रमण करो और जीत लो। यान की बात करें, इसका आशय क्या है? वास्तविक आक्रमण से है, और इसे तभी अपनाया जाता है जब राजा को यह आभास हो कि शत्रु को अपने बस में करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में वो अपने आप को मजबूत करते हुए शत्रु पर आक्रमण करे। देखो, वहां क्या था विग्रह में? शत्रु आपको पता था कमजोर है। यहाँ पर क्या है? यहाँ आपको लग रहा है कि शत्रु को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर आपको क्या करना है? अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए आक्रमण करना। तो यान क्या है? यान बेसिकली अटैक या आक्रमण करना। ठीक है। फिर आता है आसन। आसन में क्या होता है? तो जब विजय की इच्छा रखने वाला राजा और शत्रु एक जैसे शक्तिशाली है, मतलब अब राजा भी शक्तिशाली और शत्रु भी शक्तिशाली, राजा को तटस्थता, संधि यानी आसन की नीति अपनानी चाहिए। तो अब ऐसे में जब दोनों बराबर के शक्तिशाली हैं, भले आप इच्छा तो रखते थे कि जीत जाएं, लेकिन ऐसी स्थिति में आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? बोले संधि की नीति अपनानी चाहिए। इस नीति को अपनाते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आसन में क्या कर रहे हैं? बेसिकली संधि कर रहे हैं, लेकिन संधि कब कर रहे हैं? देखो आप समझना, एक संधि कब हो रही है? जब आपको आशंका है कि शत्रु पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते, तब आपने संधि की। अब आसन की स्थिति कैसी है?
जब आपको पता है कि आप और आपका शत्रु जो है वो बराबर की स्थिति में है, तो उस स्थिति में जब आप संधि करते हैं तो वो संधि क्या कहलाती है? आसन कहलाती है। ठीक है, जब शत्रु शक्तिशाली था तब संधि संधि थी, और जब शत्रु और आप बराबर के शक्तिशाली हैं तो उस स्थिति में जो संधि होती है वो है आसन। फिर है संश्रय। यदि राजा अपनी रक्षा में समर्थ नहीं है, मतलब राजा जो है अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है, तो उसे अपने शत्रु से अधिक बलवान राजा का आश्रय लेना चाहिए। कि भैया हम नहीं है अपने आप को आश्रय देने में समर्थ, तो हम कहाँ चले जाएं? बलवान राजा के यहाँ आश्रय ले लें, तो ये है संश्रय। लेकिन ऐसा ना हो सके तो वह सबल शत्रु की शरण में जा सकता है। मतलब समझ में आई कि यदि राजा अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो उसे अपने शत्रु से अधिक, दो लोग थे, एक राजा था, एक उसका शत्रु था, और एक कोई बलवान राजा है, तो आप बलवान राजा की शरण में चले जाओ, तो ये संश्रय, आश्रय लेना एक तरीके से। लेकिन ऐसा ना हो सके तो जो आपका शक्तिशाली शत्रु है उस शक्तिशाली शत्रु की शरण में चले जाओ। मरना नहीं है, बस कैसी ना कैसी जुगाड़ तुगाड़ बिठा लो, बस सीधे शब्दों में बोले। फिर इसके बाद है द्विधि भाव। इस नीति का अर्थ है एक राज्य के प्रति संधि और दूसरे के प्रति विग्रह को अपनाने से लिया जाता है। मतलब एक से हम संधि कर रहे हैं जो शक्तिशाली था, और विग्रह किससे कर रहे थे? जो कमजोर था। तो ये दोनों नीतियां जब हम अपनाते हैं तो उस नीति को क्या कहते हैं? द्वैधी भाव। मान लो ए बी सी तीन राज्य है, ए हम है, बी जो है एक कमजोर राज्य है, और सी जो है वो शक्तिशाली राज्य है। तो बी से हम क्या करेंगे? तो बी पे तो कर देंगे हम हमला, ठीक है, और सी से हम क्या करेंगे? जो शक्तिशाली है उससे हम कर लेंगे संधि, ठीक है। और डी मान लो बराबर का था, तो उससे क्या करेंगे हम? आसन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चीजों को थोड़ा कनेक्ट करिएगा। तो दूसरे के प्रति विग्रह अपनाने के लिए किया जाता है। तो कौटिल्य का मत है कि विशेष परिस्थितियों के अनुसार जो तर्क संगत हो वही नीति अपनाओ। तो षडगुण में से आपको जो समय आपके लिए सबसे सूटेबल है आप वो अपना लो, ठीक है। और विदेश नीति की सफलता के लिए कौटिल्य ने साम दाम दंड भेद, फॉरेन पॉलिसी के लिए चारों अपनाओ। अब क्या कौटिल्य का मानना है कि कमजोर राजा को समझा बुझाकर कुछ सहायता देकर बस में कर लो, समझाए बुझाए बस में कर लिया। यदि इन दोनों उपाय, मतलब साम समझाने से, दाम पैसे से, ना माने तो क्या करो? राजा को भेद की नीति अपनानी चाहिए। तो उसको क्या करो? बेचारे को डिवाइड एंड रूल, फूट डाल दो उसकी। तो दूसरे शब्दों में यदि राजा को यह आभास हो कि युद्ध के माध्यम से विजय प्राप्ति संभव नहीं है तो उसे फूट डालकर या मतभेद की स्थिति उत्पन्न करके शक्तिशाली राजा को कमजोर बनाने का प्रयास करना चाहिए। आपको पता है वैशाली के विरुद्ध अजातशत्रु ने यही किया था। जब उसको लग रहा था कि ये लिच्छवी हारेंगे नहीं, तो इसने अपने मंत्री को भेजा, और उन लिच्छवियों में उनकी सबसे बड़ी महत्ता क्या थी कि उनके जो गणतंत्र या रिपब्लिक होते थे वो सब एक साथ रहते थे। तो उसमें उनने फूट डलवा दी, और फूट डल गई तो फिर उसके ऊपर हमला कर दिया। समझ में आ रहा है? तो तो ये क्या किया उसने? फूट का इस्तेमाल किया। फिर कौटिल्य का कहना है अगर तीनों जो उपाय ऊपर किए आपने, ना साम चले, ना दाम चले, ना भेद चले, तो अब उसको दंडित करने की ही बनती है। तो तभी दंड नीति का सहारा लेना चाहिए। तो विदेश नीति में बड़े प्यार से वो बोलते हैं पहले साम दाम से काम चलाओ, समझा लो, पैसे दे दो, फिर भेद कर दो अगर नहीं मान लो कंट्रोल कर सकते हो, और जब कुछ नहीं चले तब दंड नीति की बात करो, ठीक है। तो सद्गुण नीति में कौन कौन से 6 हैं? जल्दी जल्दी बताओ। सद्गुण में कौन कौन से? सद्गुण में संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वेधी भाव। संधि किसके लिए कर रहे थे? देखो ध्यान रखना, संधि कर रहे हैं किसके साथ? स्वयं को बलशाली बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि हम जीत नहीं सकते, तो हम क्या कर लें? अपना शत्रु सबल है तो कर लें संधि। फिर है विग्रह, जब हमें पता है कि सामने वाला है कमजोर तो अपने राज्य का विस्तार करना है तो उसके ऊपर कर दें हम आक्रमण, ठीक है। तो ये विग्रह। यान, यान एक्चुअली वास्तविक आक्रमण है, लेकिन कब? जब यह आभास हो कि शत्रु को अपने बस में करना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में आप अपने आप को मजबूत करते हुए शत्रु पे आक्रमण करें, ठीक है। तो ये यान हो गया। और आसन में क्या था? तो हमने क्या किया?
विजय की इच्छा रखने वाला और शत्रु एक जैसे शक्तिशाली हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करें, तटस्थता की नीति अपनाएं और उससे प्यार से संधि कर लें। ठीक है, तो बराबर वालों के बीच में जो संधि होती है वो क्या कहलाती है, आसन कहलाती है। और संश्रय, अगर आपका शत्रु जो है वो शक्तिशाली है तो आप एक काम करिए कि जो ज्यादा शक्तिशाली शासक है या तो उसकी शरण में चले जाइए, और वो अगर आपको भाव नहीं दे रहा हो, शरण नहीं दे रहा हो, तो भैया जो शक्तिशाली शत्रु है उसी की शरण में चले जाओ, मरने से तो अच्छा ही है। और उसके बाद लास्ट है द्वेदी भाव। इसका मतलब क्या है, एक के प्रति संधि और दूसरे के प्रति विग्रह की नीति अपनाओ। संधि किससे करोगे, जो आपसे शक्तिशाली हो, विग्रह किसे, जो आपसे कमजोर है। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, द्वेदी भाव। ये 6 नीतियां जो षडगुण नीति के अंतर्गत हैं, इसके अंतर्गत इन्होंने क्या कहा कि आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, साम दाम दंड भेद, तो पहले साम समझाओ, दाम पैसा दो, नहीं समझ में आ रहा है तो भेद यानी उसके खिलाफ क्या कर दो आप, उसमें फूट डलवा दो, और आखिरी में जब कुछ ना चले तीनों ही नीतियां, तो फिर कहते हैं कि दंड की नीति को अपनाना चाहिए। तो ये थी इनकी षडगुण नीति, याद रखिएगा अच्छे से। बोलो, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वेदी भाव। देखो षड षड बहुत हैं, एक षड गुण है ये, ठीक है समझना, एक षड दर्शन है, ठीक है। और वहां क्या था, कौन सा सिद्धांत था उनका, वो सप्त था, सप्तांग सिद्धांत। अष्टांग नहीं कर देना, सप्तांग सिद्धांत। राज्य के 7 अंग बताए हैं, कौन कौन से 7 अंग बताए हैं। आप लोगों को वॉइस आ रही है। तो देखिए हमने आपको जो बताए हैं, एक तो है आचार्य चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत, ये डायरेक्टली बहुत बार पूछा गया है। तो सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन से 7 अंग बताए हैं, जल्दी से बताइए। हाँ बताएं, सप्तांग सिद्धांत किसका है। एक तो सीधा पूछा गया तो राजा, राजा को ही क्या कहा गया है, स्वामी, और इसकी किससे तुलना की गई है, तो हेड या सिर से तुलना की गई है। फिर एक है आपका अमात्य, यानी मंत्री है ये, और मंत्री क्या था, आईज यानी कि आंखें थी एक, ठीक है। फिर जनपद है, जनपद यानी जंघा है एक। फिर दुर्ग है, ठीक है, तो दुर्ग क्या है, फोर्ट है, और कैसा है ये, हाथ या बाजुओं से तुलना की गई है। फिर कोस, कोस जो है वो माउथ या मुख से तुलना की गई है। और एक है दंड, तो दंड जो है वो क्या है, सेना है आपकी, और इसकी तुलना किससे की गई है, मस्तिष्क या ब्रेन से की गई है। और आखिरी में जो आता है वो मित्र है, और मित्र जो है, धीरे धीरे बोलो कोई सुन ना ले भाई, तो कान से इसकी तुलना की गई है। और अंतिम कौन सा है, मित्र है। तो ये तो था सप्तांग सिद्धांत, क्या था ये, तो 7 अंग बताए हैं उन्होंने। फिर मंडल सिद्धांत में आपको समझ में आ जा गया होगा तो कि एक राज्य है जो विजय की इच्छा रखता है, जिसे हम बीजिगुशु कहते हैं, उसके पास का जो राज्य होता है वो अरि होता है, उसको अपने मित्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए, दुश्मनों की संख्या कम करनी चाहिए। और मित्र राज्य के, दुश्मन राज्य के या अरि के बगल में जो राज्य होता है
वो मित्र होता है, और दूर जो तटस्थ राज्य होता है वो उदासीन होता है, जैसे यूएसए के लिए हमने बात की है। तो ये आपका मंडल सिद्धांत है। और फिर आपका क्या है, षडगुण नीति। तो षडगुण नीति के अंतर्गत क्या चीजें हैं, तो 6 चीजों को शामिल किया गया है, बोलो। संधि, विग्रह, तो संधि है, विग्रह है, यान, आसन, और पांचवा है संश्रय, और छठवा है द्वेदी भाव। तो इस तरीके से 6 चीजों को, संधि यानी शक्तिशाली राज्य से संधि, विग्रह कमजोर राज्य से, यान क्या करना है, यान में अटैक कर देना है, जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो अलग की बात है। आसन, तो बराबर के राज्य हैं तो अपन इससे संधि कर लेंगे। संश्रय यानी आश्रय ले लें। और द्वेदी भाव यानी संधि करेंगे कि विग्रह करेंगे, दो अलग अलग स्थिति है, मतलब अलग अलग राज्यों के साथ, जो शक्तिशाली होगा उससे संधि, और जो कमजोर होगा जहां जीतने की संभावना है विग्रह करेंगे। और इस नीति के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि राज्यों के साथ साम दाम दंड भेद की नीति अपनाएंगे। सबसे पहले साम और दाम से काम चलाएंगे, नहीं मानेगा तो भेद करेंगे, और अंत में जब तीनों से काम नहीं चलेगा तो दंड नीति का पालन करेंगे। तो ये हो जाएगी आपकी सद्गुण नीति। तो इसके अंतर्गत ये डायरेक्ट आ सकते हैं, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्योति भाव। तो 2-2 मार्कर में तो ये कोई भी पूछ लेगा आपसे, तो इनको आपको ध्यान रखना है। दुर्ग कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के। औधिक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, और वन वाले, और एक धनवन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनको बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना, और अच्छे से इनको याद रखिए। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कि दुर्ग कौन कौन से प्रकार के होते हैं, सप्तांग सिद्धांत क्या होता है, मंडल सिद्धांत क्या होती है, फिर आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे कौन सी, इनकी अर्थशास्त्र जो बुक है, अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं, तो 15 अधिकरण थे। कितने प्रकरण हैं, तो 180 प्रकरण हैं। और कितने अध्याय थे, तो 150 अध्याय इसके अंतर्गत शामिल किए गए थे, और 6000 श्लोकों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। ये हो जाते हैं हमारे आचार्य चाणक्य। इन्हीं को हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर विष्णुगुप्त आता है तो आपको आचार्य चाणक्य के साथ में गुप्त वंश के अंतिम शासक, इसको भी थोड़ा सा बताना होगा। बाकी चीजें आपकी एज इट इज रहेंगी। ठीक है, आचार्य चाणक्य को हम मैकियावेली ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। मराठा मैकियावेली नाना फडणवीस को कहते हैं, और जो मैकियावेली थे उनकी बुक द प्रिंस है। षडगुण नीति आई होप क्लियर हो गई होगी कि क्या क्या होते हैं, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वेदी भाव। अच्छा, सबसे ज्यादा द्वेदी भाव के अनुसार ही सिस्टम चलाते थे लोग, कि किससे दोस्ती रखनी है, किससे शत्रुता रखनी है, मतलब किससे हमें नहीं करना है हमला और किसके ऊपर हमला करना है। तो इस तरीके की चीजें जो है ये हो जाती हैं। इनको आप क्रम से याद रखिएगा, मतलब पहला और आखिरी का गड़बड़ मत करना, बाकी सब सही है। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। हाँ भाई, लाइव क्लास में बताएं आप लोग, कोई समस्या है यहाँ तक किसी प्रकार की आपको, जल्दी रिप्लाई करिए।